नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है इस चीज को। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया। तो जिन बच्चों ने उसको जाके नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिए। उसके बाद इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे क्लास लेक्चर को, एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, सॉरी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, और जिसको हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हेडिंग बनाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जैसे प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। जैसे परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई प्रकाश की किरण आती है और समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को हम क्या कहते थे? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या देखने को मिलता है कि उसकी वेलोसिटी यानी उसकी चाल में क्या देखने को मिलता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब परिवर्तन जो हो रहा है, तो परिवर्तन में जो एक्चुअल होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही होता है। अब ये परिवर्तन क्यों होता है उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पे हेडिंग तो लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके वेग में क्या होता है बच्चों? परिवर्तन। उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि अभिलंब की ओर झुकती है, या उससे दूर होती है, या उससे दूर हट जाती है, बात समझ आ रही है? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो अभिलंब की ओर झुकती है या दूर होती है। अब इस बात का क्या मतलब है? तो जब वेग में परिवर्तन होता है तो अपने वास्तविक पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है, यानी डेविएशन हो जाता है। जाना चाहिए था इधर, यानी आपको भैया मान के चलिए आप इस पॉइंट से चले, आपको जाना चाहिए इस पॉइंट, और आपने रास्ता बदल के इधर चले गए, यानी रास्ता बदल दिया, जाना कहीं था पहुंच कहीं और गए, तो वो वाली बात। ठीक है, तो भैया ये वाली बात समझ में आई। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि एक पृथककारी पृष्ठ है, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक पृथककारी पृष्ठ लिया,
कि ये एक पृथककारी पृष्ठ है बच्चों। क्या है, इसका नाम मैं कर देता हूं, इसको मैं कह दिया क्या, पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ। और इस पे क्या, एक नॉर्मल डाला मैंने, क्या डाला बच्चों, एक नॉर्मल डाला, ये डैश डैश करके, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका नॉर्मल डाला इस तरीके से। ये क्या है, इसका एक नॉर्मल है। अब बच्चों ये नॉर्मल है, इसको मैंने नाम लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारे नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल। तो क्या हुआ कि भैया ऊपर का माध्यम, पृथककारी पृष्ठ का मतलब होता है कि दो माध्यमों को अलग अलग करने वाला। तो भैया ऊपर का माध्यम, ये पृष्ठ है, ऊपर का माध्यम अलग कर रहा है, नीचे का माध्यम अलग। तो मान लीजिए ऊपर जो है वो मैं मान लेता हूं कि वायु भरी हुई है। क्या भरी हुई है बच्चों, कि वायु है, यानी कि एयर भरी हुई है। ठीक है, एयर भरी हुई है। अब भैया नीचे जो है वो मैं मान लेता हूं कि क्या है, कि नीचे जो है पानी भरा हुआ है। नीचे का माध्यम क्या है, पानी, यानी कि वाटर। ठीक है, तो भैया क्या देखा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि पानी से कहां आ रही है, सॉरी वायु से कहां आ रही है, पानी के अंदर आ रही है। तो देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से आ रही है। अब भैया इसने क्या किया कि इस पॉइंट पे आके, इसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं गई। तो इसने अपना मार्ग क्या कर लिया बच्चों, चेंज कर लिया। इसने अपना मार्ग जो है वो यहां से इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। इसने अपना रास्ता यहां से चेंज कर लिया। अब इसे एक्चुअल में जाना किधर चाहिए था, इसे एक्चुअल में जाना इधर चाहिए था। इसे जाना एक्चुअल में इधर सीधा चाहिए था, लेकिन इसने अपना क्या कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया। क्या कर लिया, रास्ता चेंज कर लिया। अब आने वाली किरण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आने वाली किरण को हम लोग कहते हैं क्या, आपतित किरण। आपतित किरण, मैं यहां लिख देता हूं, क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण। और मैं इंग्लिश में लिखता हूं आई आर से आप समझ जाएंगे क्या, इंसिडेंट रे। क्या, इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये जो किरण आ रही है इसको हम बोलते हैं क्या, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो इस वाली को मैंने बोल दिया अपवर्तित किरण। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि आरआर। शॉर्ट में लिख रहा हूं आरआर, तो रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि इंसिडेंट रे, जो आपको मैं प्रकाश के परावर्तन में बता चुका हूं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। क्या, एक एंगल बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, आई। और अपवर्तित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं क्या, आर। क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो मैं इस बात को यहां पे लिख देता हूं, इस तरीके से। इसको कलर चेंज करते हैं। तो यहां पे इस बात को मैं यहां लिख देता हूं। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि एंगल आई क्या है। एंगल आई क्या है, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण। तो एंगल किसके बीच में बनना है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इसी प्रकार से एंगल आर क्या होगा यहाँ पे, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण। ठीक है, तो ये वाली बात आपको दिख रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखें कि भैया प्रकाश की किरण वायु से पानी में आ रही है। तो यहाँ पे दो टर्म यूज किए जाते हैं, एक सघन एक विरल। इसका क्या मतलब होता है, तो सघन और विरल कैसे पहचानेंगे। तो आप देखिए कि वायु और पानी, अगर मैं आपसे बोलूं ये इनमें सघन और विरल कैसे हैं, तो कैसे पहचानेंगे। तो आपको ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक तरफ लिखा है वायु और एक तरफ लिखा है पानी,
तो मैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं और आपसे पूछूं बताओ भैया इसकी डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो आपने देखा कि सर डेंसिटी तो हम बता देंगे कि डेंसिटी तो सर यहाँ पे वायु की कम है। क्या? वायु की कम है। यानी कि ज्यादा किसकी है बच्चों यहाँ पे डेंसिटी? पानी की। क्योंकि पानी की क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके अणु पास पास हैं और इसके अणु दूर दूर हैं। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, दो टर्म दे रखे हैं तो उनकी बस डेंसिटी आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएगा कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। तो आप समझिए यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज्यादा है? D2 की। तो ये हो गया हमारा सघन माध्यम। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सघन माध्यम, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको बोल देंगे क्या? विरल माध्यम। क्या बोल देंगे? विरल माध्यम। बात समझ में आ गई? तो मैं अगर बोलूं भैया ये कौन सा माध्यम है? वायु, तो आप कह दोगे कि ये वायु जो है ये हमारा विरल माध्यम है। क्या माध्यम है भाई? विरल माध्यम है। अगर मैं बात करूं ये, तो ये हमारा कौन सा माध्यम हो जाएगा? सघन माध्यम। सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये वाली बात आई होगा आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एंगल। भैया एंगल, तो एंगल क्या है यहाँ पे? अगर मैं बोलूं भैया कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप बताओगे। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो साथ साथ दिख रहा है कि आर जो है वो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। यानी आई का मान यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? कि आई का जो मान है यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा? आर से बड़ा होगा। क्या? हमेशा बड़ा होगा। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाली बात। अब बच्चों ये प्रोसेस को अगर मैं उल्टा कर दूं तो आपको एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एक पॉइंट नोट पॉइंट और लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या? अविलंब की तरफ झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है। कब? जब विरल से सघन में जाए, जैसा कि आपको दिख भी रहा है साफ साफ। ठीक है, अब ये मैं उल्टा कर दूं प्रोसेस, पानी ऊपर पहुंचा दूं, हवा नीचे आ जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो भैया अब मैं अगर इनको रिवर्स कर दूं तो क्या घटना होगी, तो इस बात को भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो इस बात को भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं इसका इस तरीके से कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा पृथककारी पृष्ठ, मैं लिख नहीं रहा हूं पृथककारी। ठीक है, पृथककारी। अगर अब देखिए ध्यान से, अब ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो मैंने भर दिया पानी और नीचे कर दिया क्या? हवा। तो इसका मतलब ये आपका एयर हो गया और ये आपका वाटर हो गया। तो इसका मतलब ये आपका हो गया सघन माध्यम, और ये हो गया आपका विरल माध्यम। तो अब कोई इंसिडेंट रे आएगी इस तरीके से, तो जब कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आएगी तो ये क्या होगा बच्चों? ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी इस तरीके से। ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अब इसे जाना तो बिल्कुल चाहिए था सीधा इस तरीके से। इसे जाना कैसा चाहिए था? इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे जा रही भी है? इधर मुड़ गई। तो मैं अगर बात करूं इसके एंगल की, तो यहाँ पे ये एंगल जो बनेगा ये कितना बनेगा? आर, और ये एंगल क्या होगा बच्चों? आई। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो दो चीजें चेंज हो गई, सारी चीजें वैसी की वैसी रही। ये आपकी आपतित किरण, और ये आपकी हो गई बच्चों अपवर्तित किरण। यहां लिख देता हूं, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ बच्चों? चेंज ये हुआ कि यहाँ पे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो आई का मान है वो हो गया छोटा और आर की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे बड़ी हो गई। यानी देखो आर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, आई यहाँ पे
छोटा होता है यार। दूसरी बात आपको याद रखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। इस बात को भी आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूं कि जब सघन से विरल में जाएगी, विरल में, तो क्या होगा बच्चों, नॉर्मल से यानी अविलंब से दूर हट जाएगी। क्या दूर हट जाती है। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। जब सघन से विरल में जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या होगी बच्चों, दूर हटती है। क्या होती है, दूर हट जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो आई होप आपकी ये वाली बात मेरे हिसाब से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते थे वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो चलिए हेडिंग बनाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाएंगे फटाफट से। चलिए भैया आइए फटाफट से टॉपिक पे। तो इसके कितने नियम होते हैं, इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम है भाई प्रकाश के। तो पहला नियम क्या है, तो पहला नियम कि पहला नियम क्या होता है बच्चों, कि किसी निश्चित वर्ण या माध्यम के लिए, किसी लिख सकते हैं किसी निश्चित वर्ण या माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया बोले तो साइन, जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है बच्चों, नियतांक होता है। और इसे स्नेल के नियम से भी जानते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने एक विशेष रंग की बात कर रहे हैं, कल रंग की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है किसी आपतन कोण की जया यानी इस तरीके से कि साइन आपतन कोण की जया साइन आई अपॉन साइन आर, और ये होता है बच्चों क्या, नियतांक। क्या होता है, नियतांक। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं, एन। और इस एन को हम लोग कहते हैं क्या, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया, किसी निश्चित वर्ण माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वो हमेशा क्या, एक नियतांक होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, अपवर्तनांक। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। और याद रखना इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बिल्कुल परावर्तन के नियम के जैसा है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण व अविलंब
तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये दो इसके क्या है बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट। तो चलिए अब अपवर्तनांक को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखिए अपवर्तनांक को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जिसको हम कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको देख लेते हैं। चलिए भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बच्चों कहीं पर अगर लिखा है, कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा है, जैसे समझिए ध्यान से अपवर्तनांक को। जैसे अगर कहीं पर मैं लिखता हूँ N21, तो इसका मतलब होता है क्या, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष, क्या इसका यह मतलब होता है, ठीक है। अब इसका बच्चों अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N21 बराबर, यानी कि जो माध्यम पहले है उसको रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो माध्यम N21, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और जो बाद वाला है उसको रखेंगे ऊपर, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, अगर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा जाए अपवर्तनांक को तो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2। क्लियर है मेरी बात। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं। तो जैसे कि ये वाली बात समझ में आई, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ N12, ऐसे लिखता हूँ N12, तो इसका क्या मतलब है, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश माध्यम माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N12, और वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, तो माध्यम पहला वाला जो पहले नंबर पे लिखा उसको नीचे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, 2 में प्रकाश की चाल। तो इसको फाइनली क्या लिखूंगा मैं, V2/V1। अब इसी तरीके से बच्चों आपको समझ में आएगा, अगर ये शब्द लिखा है तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, वेलोसिटी की फॉर्म में और अपवर्तनांक की फॉर्म में, दोनों में। अब जैसे कहीं पर अगर मैं लिखता हूं इस तरीके से, अगर कहीं पे लिखता हूं N1 और आगे कुछ लिखा ही ना हो, तो इसका मतलब अगर कुछ ना लिखा हो तो कैसे पढ़ेंगे, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, अब इसके आगे तो सर कुछ दिया ही नहीं है, किसके सापेक्ष लिखें, तो जब कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना कि निर्वात के सापेक्ष, किसके, निर्वात के सापेक्ष, जहां कुछ नहीं होता वह निर्वात होता भैया, निर्वात के सापेक्ष। तो अगर इसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, N1 बराबर, नीचे क्या आएगा भैया, पहला माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल।
तो इसको मैं क्या लिखूंगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या लिखूंगा V1। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरीके से बच्चों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर कहीं पे लिखूं मैं N2 तो इसको आप बताएं लिख के फटाफट से क्या लिखेंगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, कुछ भी ना है तो निर्वात के सापेक्ष, सापेक्ष वेलोसिटी की फॉर्म में, वेग की फॉर्म में। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, चाल निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को मैंने बताया सी से, और ये क्या हो जाएगी V2। इक्वेशन नंबर डाल देना 2। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों यहाँ तक? तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, यहाँ पे कर दूं मैं डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय फर्स्ट अपॉन सेकंड। अगर दोनों का भाग कर देता हूं मैं यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे बताएं फटाफट से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे। तो N1 अपॉन N2 बराबर, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, तो इसके भाग करेंगे तो ये हो जाएगा C अपॉन V1, और ये अगर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा V2 अपॉन C। तो C से C यहाँ कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, V2 अपॉन V1। क्या बचेगा, V2 अपॉन V1। तो यहाँ क्या निकल के आया, N1 अपॉन N2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। क्लियर है मेरी बात, ये आया। और ये बच्चों किसके, अब ये जो चीज है N1, ये इसको मैं N1 अपॉन N2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ N12 बराबर के V2 अपॉन V1। क्लियर है मेरी बात, ये आ गया हमारा प्रूफ। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ध्यान से देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। यानी यहाँ से निकल के आया n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन b। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन b, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका वेग कम, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाली बात इस स्टेटमेंट से समझ में आती है आपको, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे N1 का क्या मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखिए ध्यान से, N1 क्या है यहाँ पे, तो N1 है माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट, ठीक है। और N2 क्या है यहाँ पे, तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है। और V1 अपॉन V2 जानते हो, V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अपवर्तनांक को अब यहाँ पे स्नेल का नियम लगाते कैसे हैं, इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। स्नेल का नियम किस तरीके से लगाते हैं, जैसे बच्चों ध्यान से देखिएगा, स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम किस तरीके से लगाते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, देखिए। तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, देखिए। तो स्नेल्स लॉ किस तरीके से लगाते हैं, जैसे भाई ध्यान से देखिए, एक ये माध्यम है, एक ये माध्यम है। मान लो कि ऊपर भरा हुआ है भाई हमारा वायु, एयर भरा हुआ है, तो इसको मैंने कह दिया विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और इसको मैंने कह दिया भाई पानी भरा हुआ है, पानी बोले तो वाटर। तो इसका मतलब ये सघन माध्यम है। अगर कंपैरिजन करके देखें तो ये हमारा सघन माध्यम हो गया भैया। इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया क्या N1 है, इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया क्या N2 है, क्या है N2 है। तो यहाँ पे देखा कि विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी, जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरीके से नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एंगल हमारा I और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमारा R और ये एंगल हमारा I हो जाएगा।
अब आप लोग बताइए स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या कहता है भैया, स्नेल का नियम कहता है एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, किस तरीके से लगाएंगे, तो स्नेल पे अगर स्नेल का नियम अगर लगाना है, हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम ये होता है। अब स्नेल का नियम अगर आपको लगाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, तो ये जा रही है कहाँ पे, पानी में। कहाँ पे जा रही है, वाटर में। तो यहाँ पे वाटर का अपवर्तनांक हमें ऊपर रखना पड़ेगा। कहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण, कहाँ से आ रही है, विरल माध्यम से। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक नीचे रखना पड़ेगा, और ये एसिडिक ऐसे का ऐसा ही। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि भैया ये देखना होता है स्नेल के नियम में कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, कहाँ जा रही है। जा कहाँ रही है, पानी में। तो पानी का अपवर्तनांक ऊपर रखना पड़ेगा। कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है हमारी एयर से, तो एयर का अपवर्तनांक रखना पड़ेगा नीचे। तो इस तरीके से स्नेल का नियम हम लोग लगाते हैं। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कुछ माध्यम लिख रहा हूँ, इनके आपको अपवर्तनांक याद करने हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, एक तरफ लिखता हूं यहाँ पे माध्यम, मीडियम, और एक तरफ मैं लिखता हूं यहाँ पे अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। अब देखिए भाई, जैसे मान लीजिए आपको कुछ अपवर्तनांक दे रखे हैं इस तरीके से। जैसे बच्चों आपको दे दिया, पहला माध्यम दे दिया आपको निर्वात, दूसरा आपको दे दिया हवा, तीसरा आपको दे दिया क्या, कांच, इसको कहते हैं हम लोग वैक्यूम, और इसको हम कहते हैं भैया एयर, इसको हम कहते हैं ग्लास। और एक दे दिया बच्चों, मान लो आपको दे दिया डायमंड, हीरा। और इनके अपवर्तनांक आप लोगों को दे दिए। जैसे इसका अपवर्तनांक होता है एक, हवा का बेसिकली वैसे होता है 1.0029, पर इसको हम लगभग 1 के बराबर ही लिखते हैं, ठीक है। अगर कांच का बात करूं तो कांच का होता है 1.5, हीरे का होता है बच्चों 2.42 समथिंग, इतना होता है, ठीक है। तो जैसे आपको ये दे रखा है यहाँ पे, अब ये दे रखे तो आपको इनको याद कर लेना है। क्या, इनको आपको याद कर लेना है। 1.5 हो गया। वाटर का लिख लेना एक, पानी का, जैसे मैं वाटर का बोलूं, पानी, तो वाटर का होता है 1.33, ठीक है। तो इनसे सवाल कैसे बन सकता है, जैसे आपको सवाल दे दिया, आपको सवाल एक क्वेश्चन देख कर आता हूं। क्वेश्चन में दिया है, आपको दिया, मान लीजिए कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दे दिया, अब चाल कैसे निकालेंगे भैया, चाल कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको दिया क्या बच्चों, कांच का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। कांच का अपवर्तनांक यानी n कितना दे रखा है, 1.5। और आपसे पूछा गया कांच में स्पीड की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो मैं कह देता हूं vg, ये आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसके लिए क्या बच्चों, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला था भैया, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n = c/v, ये बताया था फॉर्मूला, याद हो तो आपको, n = c/v। तो ये क्या है बच्चों, स्पीड लाइट इन वैक्यूम। और ये कितना, और ये क्या बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, ग्लास। क्या दे रखा है, मीडियम ग्लास। और स्पीड ऑफ लाइट तो यहाँ पे फिक्स है हमारी, तो यानी n कितना दे रखा है बच्चों, 1.5। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ पढ़ा चुका हूँ।
और वीजी हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं वीजी निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 1.5 पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। और 15 से अगर 30 को काटूंगा तो कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी होती है बच्चों, प्रकाश की कांच में चाल कितनी होती है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से देख लीजिए। तो मैंने सबसे पहले बताया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, नियम भी बता चुका हूँ, 2 नियम होते हैं इसके। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपवर्तनांक की चर्चा करी कि अपवर्तनांक को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो एक रिलेशन बताया कि इस तरीके से अगर आए n12 तो इसको हम लिखेंगे n1/n2, और इसका जो फाइनल रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है n = इसी वाला। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, उसके बाद मैंने स्नेल का नियम आपको लगाना सिखाया। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको लगाना बहुत आसान है। आपको ये देखना है कि प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, तो जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक ऊपर रखते हैं और जहां से आती है उसका अपवर्तनांक नीचे। जैसे कि वायु से पानी में आ रही थी तो पानी का अपवर्तनांक ऊपर रखा है, और कहाँ से आ रही है वायु से तो उसका अपवर्तनांक नीचे रखा है। तो आई होप आप यहाँ तक बात आपको समझ में आई। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे अपवर्तनांक की वैल्यू दे रखी है, कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक दे रखे हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको कराया। अब आपको किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा हो आप उसमें स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।